हेलो फ्रेंड्स, क्या आप स्टॉक्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं या आप उनमें से हैं जो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं? लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें अच्छे रिटर्न मिल सके। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में पता लगता रहे, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड को किस तरह से हम चूज करें जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे देश में, और उन म्यूचुअल फंड्स की इतनी सारी स्कीम्स हैं कि हम कैसे ध्यान रखें कि हमारा जो पैसा है वो वैल्यू फॉर मनी वाली स्कीम में ही जाए जिसमें हमें रिटर्न अच्छे मिले। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम एफडी में पैसा ना रख के या और एसेट्स में पैसा ना रख के अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिलने चाहिए। तो अच्छे रिटर्न्स कौन सा म्यूचुअल फंड देगा ये कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए हमें कुछ चीजें ध्यान में रखना जरूरी है जो कि अभी हम बात करने वाले हैं। दूसरा, जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हैं उनको सिर्फ क्वालिटेटिव या सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं, उनको दोनों ही पैरामीटर्स पे ध्यान देना चाहिए जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही खरे उतरे। सेलेक्ट द राइट फंड हाउस। फंड हाउस हमें सही चुनना चाहिए जिसमें हम ये देखें कि उस फंड की रेपुटेशन क्या है, उसका टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्या है, उसकी जो स्कीम्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं विज़ मार्केट्स, कितनी स्कीम्स हैं उनकी, किस किस तरह की स्कीम्स हैं, डेट है, इक्विटी है, उनके अलग अलग थीम्स कौन सी हैं, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड सारे एक जैसे नहीं होते, हर एक का परफॉर्मेंस अलग होता है, और एक ही म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्कीम्स की परफॉर्मेंस अलग अलग होगी। किसी म्यूचुअल फंड का कोई स्कीम अच्छा कर रहा होगा, किसी म्यूचुअल फंड का कोई स्कीम अच्छा कर रहा होगा। तो हम जिस स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले हैं उसकी परफॉर्मेंस हमें बाकी म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में कंपेयर करनी चाहिए कि उनकी सिमिलर स्कीम्स कैसे काम कर रही है। दूसरा, हमें ये देखना चाहिए कि उस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। जब आपने एक बार फंड हाउस सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद आपको देखना है कि आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आपका जो स्कीम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो डेट हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे गोल्ड में वो स्कीम इन्वेस्ट करती हो, या इन सब का मिक्सचर हो, हाइब्रिड स्कीम हो, तो उसमें उस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्या उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके फाइनेंशियल गोल्स से और आपके रिस्क एपेटाइट से मैच करता है कि नहीं करता। और दूसरा, जो स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उसको कोई लॉक इन पीरियड भी है? क्योंकि अगर लॉक इन पीरियड होगा तो आपकी लिक्विडिटी इंपैक्ट होगी, क्योंकि आप उस समय तक, जब तक वो लॉक इन पीरियड है तब तक आप अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो वो उस हिसाब से भी आपको प्लान करके चलना चाहिए। स्कीम का फंड मैनेजर कौन है, उसका एक्सपीरियंस क्या है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में ऑब्वियसली ये हम सब जानते हैं कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है ये जरूरी नहीं है कि वो आगे भी रिप्लिकेट हो और उसी कंसिस्टेंसी से वो फंड जो है परफॉर्म करता रहे। तो पर फिर भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि फंड मैनेजर के अगर पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसकी स्ट्रैटेजी, उसके टेक्निक, ये सब अच्छी होगी। उम्मीद यही की जा सकती है कि वो आने वाले समय में भी उसी परफॉर्मेंस को रिप्लिकेट करने की कोशिश करेगा या उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। जहां जहां उसको लगेगा कि उसने कुछ गलतियां की या उसकी कुछ कमियां रहेगी तो उनको आने वाले समय में इम्प्रूव करेगा। तो अगर पिछला परफॉर्मेंस अच्छा था तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर सारी चीजें सेम रही, अगर इकोनॉमी में इम्पैक्ट नहीं आया या उसकी अगर कोई थीम बेस्ड स्कीम है तो उस इंडस्ट्री में कोई नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं हुई तो उसकी स्कीम अच्छा करनी चाहिए आने वाले समय में भी। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट किसी भी म्यूचुअल फंड या स्कीम का बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती हैं, क्योंकि फंड्स लिमिटेड होंगे तो हर जगह तो पैसा नहीं लगाया जा सकता। तो कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस होने के भी खतरा रहता है अगर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कम हो। और अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा हो
तो भी बहुत बार ये चांस है कि पूरा अमाउंट ढंग से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो एनएवी जो है, क्योंकि एनएवी तो पूरे फंड के कॉर्पस पे कैलकुलेट होता है, तो अगर कुछ अमाउंट आइडल रह गया और इन कैश होल्डिंग रह गई उसकी, उसको पूरे अमाउंट को यूटिलाइज नहीं किया गया ठीक से, तो हो सकता है कि उसकी ओवरऑल रिटर्न को इम्पैक्ट करे, जिसकी वजह से उसके नेट रिटर्न जो उसने दिए उस फंड ने उस पीरियड के लिए वो कम रह गए। एसेट एलोकेशन किस तरह किया फंड ने, क्या उसने ठीक से अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई किया, किसी एक कंपनी में या किसी एक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा उसने एक्सपोजर तो नहीं ले लिया, क्योंकि अगर एक चीज में एक्सपोजर बहुत ज्यादा होगा तो उसमें रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। रिटर्न्स बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड रहने की वजह से रिस्क कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी ना हो जाए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होती है तो उसमें क्या होता है कि जब आप पोर्टफोलियो को चर्न करते हैं, क्योंकि सारे स्टॉक्स हर समय परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आपको पोर्टफोलियो को चर्न करना पड़ता है, तो कॉस्ट ऑफ चर्निंग द पोर्टफोलियो बढ़ जाती है, इसकी वजह से ओवरऑल रिटर्न जो है वो कम हो जाते हैं उस कॉस्ट की वजह से। रिस्क एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका रिटर्न आपको मिला वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ में जो रिस्क था उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो वो वॉलेटिलिटी जो है वो आप कैसे देखेंगे, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैं जो शार्प रेशियो यानी कि एसआर से पता लगते हैं, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट पे जो हमें प्रॉफिट्स होंगे उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, क्योंकि जिस तरह की अलग अलग स्कीम्स होती हैं, डेट स्कीम का अलग टैक्स इम्प्लीकेशन होगा, इक्विटी स्कीम का अलग होगा और गोल्ड का बिल्कुल ही अलग होगा। तो सबके सेम टैक्स इम्प्लीकेशन क्योंकि नहीं होते हैं, इसीलिए हमें इन्वेस्ट करने से पहले उस स्कीम का नेचर पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से हमारे प्रॉफिट्स पे टैक्स इम्प्लीकेशन क्या हुआ हमें पहले से ही पता होना चाहिए। क्योंकि अगर बाद में हमने फंड को लिक्विडेट किया तो उस समय पता चले हमने तो कम सोचा था कि टैक्स कम लगेगा, लेकिन टैक्स बहुत ज्यादा लग गया, तो पता चला नेट रिटर्न जो थे पोस्ट टैक्स जो हमने एक्सपेक्ट किए थे उससे काफी कम। तो टैक्स इम्प्लीकेशन अगर पहले से ही पता हो तो इंसान प्लानिंग के हिसाब से बेटर कर सकता है। एक सही ऑप्शन स्कीम का चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हम जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग जानते हैं कि 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं, या तो ग्रोथ ऑप्शन, या डिविडेंड पे आउट ऑप्शन, या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो जिसको रेगुलर इनकम चाहिए वो तो डिविडेंड पे आउट ऑप्शन ले सकता है, तो उसको पता है कि हर फ्रीक्वेंसी पे जो रेगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, चाहे वो मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो, उस पे उसको डिविडेंड मिलता रहेगा। तो कुछ लोग जो है अपने खर्चे प्लान करके उस हिसाब से डिविडेंड के बेसिस पे ही अपना खर्चे चलाते रहते हैं, तो उनके लिए तो डिविडेंड पे आउट ठीक है। लेकिन जिसको पैसों की रेगुलर बेसिस पे जरूरत नहीं है, वो या तो अपने पैसे को ग्रो करने के लिए या तो ग्रोथ ऑप्शन करेगा या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन करेगा। बट अगर इन दोनों में से कोई करना है तो हमेशा ग्रोथ ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ ऑप्शन जो है वो ही इन द ट्रू सेंस कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल को फॉलो करता है। बहुत ही जरूरी पार्ट ये है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का कि हम चार्जेस पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि उस फंड के किस किस तरह के चार्जेस हैं और कितना उनका परसेंटेज है, उसमें एंट्री लोड कोई है कि नहीं, अगर है तो कितना है, अगर कोई एग्जिट लोड है तो कब चार्ज होता है, कितना परसेंट चार्ज होता है, किस पीरियड पे एग्जिट करने पे चार्ज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ध्यान रखने वाली है कि उस फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि बेसिकली एक ऐसा अमाउंट जो फंड्स चार्ज करते हैं फॉर देयर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कि उनका डे टू डे वर्किंग में जो उनको जैसे फंड मैनेजर्स को सैलरी देनी होती है, टीम को सैलरी देनी होती है, हर तरह के खर्चे, लीगल एक्सपेंस और बाकी के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो ये चीजें जो है एक्सपेंस रेशियो में आती हैं, और कई फंड्स का काफी ज्यादा होता है और कुछ फंड्स का थोड़ा कम होता है। तो जितना आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, चाहे वो एग्जिट लोड हो चाहे वो एक्सपेंस रेशियो हो या अगर कोई एंट्री लोड है, तो ये सब आपके नेट जो रिटर्न मिलेगी उस म्यूचुअल फंड से, ये सब उस रिटर्न को कम करते चले जाएंगे। तो जितना रेशियो एक्सपेंस रेशियो कम होंगे, जितने चार्जेस कम होंगे, उतना आपको रिटर्न ओवरऑल जो एनएवी
में आपने रिटर्न कमाई, मान लीजिए आपने 10 रुपए में यूनिट लिया और आपने 15 में लिक्विडेट किया, तो 50% रिटर्न बनता है। लेकिन अगर एक्सपेंस के रेशियोज या चार्जेस के रेशियो ज्यादा होंगे तो वो 50% रिटर्न से उसको काफी हद तक कम कर देंगे। और दूसरी बहुत जरूरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने एजेंट या अपने ब्रोकर या अपने एडवाइजर के कहने पे ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो अब एजेंट से कोई भी सवाल नहीं करते, और जहां फॉर्म में साइन करवाता है एजेंट या एडवाइजर, वहीं पे फॉर्म में साइन कर देते हैं। तो उसमें दो चीजें ध्यान रखने वाली ये हैं कि पहला तो अगर आप डायरेक्टली फंड में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो एजेंट को जो कमीशन मिलती है वो आपके एनएवी में से ही एडजस्ट होती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका एनएवी बेटर होगा, क्योंकि उसमें कमीशन के चार्ज नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करेंगे तो उसमें कमीशन का चार्ज लगेगा, तो आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत बार एजेंट्स जो हैं या एडवाइजर जो हैं वो आपके फंड को ठीक से ट्रैक नहीं करते। अगर उसमें वो फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसकी अंडर परफॉर्म कर रही है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसे आपके लगे हुए हैं, पैसे उसके नहीं लगे हुए। और अगर वो आपका पोर्टफोलियो चयन कराते भी हैं कि भाई अब आप यहाँ इस स्कीम से निकल के इस फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, इस स्कीम में इन्वेस्ट कर लीजिए, तो वो प्योरली अपने कमीशन को बढ़ाने के लिए या अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए करते हैं। आपका ख्याल रखे बिना कि आपके रिटर्न बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, उसका वो लोग ध्यान नहीं रखते। सिर्फ अपने कमीशन के लिए या अपने रिटर्न्स के लिए ही वो आपसे फंड्स में स्विच कराते रहते हैं, ताकि उनके टारगेट्स मीट होते रहे, उनकी कमीशन बढ़ती रहे। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि जो आपको फंड चेंज करने के लिए बोल रहा है उसका जस्टिफाइड रीजन क्या है, कि वो फंड पहले अच्छा कर रहा था, अब वो ठीक नहीं कर रहा है, या उसके फंड के रिटर्न्स ओवरऑल अच्छे नहीं आ रहे हैं, रिटर्न ठीक नहीं दे रहा है, इसीलिए वो फंड स्विच करा रहा है। और क्या जिस फंड में वो स्विच करा रहा है, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड और रेपुटेशन अच्छा है, क्या उसके रिटर्न्स अच्छे दे रहा है, या बस वो सिर्फ कमीशन के लिए स्विच कराया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर सर्विस। इस पॉइंट का मतलब ये है कि कई फंड हाउसेज जो हैं वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखते हैं और इन्वेस्टर सर्विस में विश्वास रखते हैं, और इसीलिए टाइम टू टाइम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं जिसके मदद से आप एनालाइज कर सकें कि पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें उस अपने पोर्टफोलियो के बारे में। कई म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो ठीक से डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं, ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है, वो आपको टाइम टू टाइम रेगुलर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो ऐसे में आप एक अच्छी डिसीजन नहीं ले पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, अपने फंड को लेके, अपने पोर्टफोलियो को लेके। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि किस म्यूचुअल फंड के प्रैक्टिसेस अच्छी हैं और जो आपको अच्छी सर्विस भी दे सके और ट्रांसपेरेंसी के साथ भी काम कर सके। कंक्लूजन ओवरऑल ये है कि ये पॉइंट्स तक ध्यान रखने ही है। उसके अलावा आप अपना रेगुलर बेसिस पे अपने फंड की परफॉर्मेंस का ट्रैक भी रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक फंड अब 3 महीने पहले तक अच्छे रिटर्न दे रहा था, लेकिन अब उसका परफॉर्मेंस जो है सडनली खराब हो गया, या वो उतने अच्छे रिटर्न नहीं दे पा रहे जितना पहले दे रहा था। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आप अपने फंड का ट्रैक रखेंगे। अगर फंड का ट्रैक नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे रिटर्न्स कम होते चले जाएंगे ऐसे हालातों में, और उसकी वजह से आप जितना टारगेट लगा के बैठे थे, जितनी एक्सपेक्टेशन थी, पता चल रहा है कि उससे भी काफी कम रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी बात ये ध्यान रखने वाली है कि जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया है उसको आप दो चीजों से कंपेयर करें। सबसे पहला तो उस इंडेक्स से कंपेयर करें जिसके अगेंस्ट में वो बेंचमार्क है उसका। फॉर एग्जांपल, अगर लार्ज कैप फंड है आपका तो आप निफ्टी के साथ या सेंसेक्स के साथ कंपेयर करें रिटर्न्स के। तो अगर सेंसेक्स के रिटर्न या निफ्टी के रिटर्न सपोज 10% है एक टाइम पीरियड में, सपोज एक साल के टाइम पीरियड में 10% रिटर्न निफ्टी ने दिए, तो क्या आपके लार्ज कैप फंड ने 10% या उससे ऊपर रिटर्न्स दिए कि नहीं दिए? अगर उसने 10 इंडेक्स को भी मैच नहीं किया, उससे भी कम रिटर्न दिया, दैट मींस आपका वो फंड ठीक नहीं कर रहा था। क्योंकि अगर आप वो पैसा निफ्टी के स्टॉक्स में भी डाल देते एज इट इज, तो भी आपको वो 10% रिटर्न जो इंडेक्स ने दिए वो तो मिल ही जाते। लेकिन अगर आपने स्पेशली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो म्यूचुअल फंड का काम ये होना चाहिए कि जो इंडेक्स ने रिटर्न दिए कम से कम उसको तो बीट करें। तो इसीलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपका म्यूचुअल फंड जो है कम से कम इंडेक्स को बीट जरूर कर रहा हो उस पर्टिकुलर सेम टाइम पीरियड में, चाहे वो 1 महीने का पीरियड हो, चाहे 3 महीने का हो, चाहे 5 साल का हो। दूसरा ये
कि आपकी जो स्कीम है हो सकता है इंडेक्स को तो बीट कर रही हो, लेकिन सिमिलर स्कीम्स जो हैं और म्यूचुअल फंड्स की उनको बीट ना कर रही हो। आपका म्यूचुअल फंड ए है, लेकिन वो उसने दिया सपोज 15% रिटर्न, इंडेक्स ने दिया 10% रिटर्न, तो आप ये सोच के खुश हो जाएंगे कि जी मुझे तो 5% रिटर्न एक्स्ट्रा मिल गया, या 50% रिटर्न अगर देखे तो 10% और 15% के बीच में 50% का रिटर्न का डिफरेंस हो गया। लेकिन क्या पता कोई और म्यूचुअल फंड सेम पोर्टफोलियो के साथ में, यानी कि स्मॉल कैप, जैसे आपकी स्कीम थी स्मॉल कैप, और म्यूचुअल फंड था जिसने स्मॉल कैप स्कीम के साथ में 20% रिटर्न कमाए। आपके फंड ने इंडेक्स को बीट कर दिया, लेकिन औरों के कंपैरिजन में वो अच्छा नहीं किया। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं, ताकि अगर आप कंपैरिजन करके किसी बेटर म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर जाते हैं तो वो आपके ओवरऑल रिटर्न्स के लिए काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन शिफ्ट करते समय आप बाकी चीजों का भी थोड़ा ध्यान रख लें, टैक्स एंगल हो गया, कुछ और चीजें हो गई, चार्जेस हो गए, और ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ये पॉइंट्स सारे के सारे बहुत आसानी से आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। इसमें कोई स्पेशलाइजेशन या कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फंड जो है वो अच्छा रिटर्न कमाए, तो आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा होमवर्क जरूर करना पड़ेगा। तो इस चीज को करिए ताकि आप अच्छे रिटर्न्स कमा पाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।